बंगाल में रामनवमी को लेकर धर्म की राजनीति भरपूर चल रही है। एक तरफ हावड़ा में यात्रा में हथियार लगाए गए तो उससे पहले ममता ने बीजेपी और दूसरे संगठनों को ताकीद कर दी कि रैली तो नहीं रोकी जाएगी, लेकिन किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो सरकार चुप नहीं बैठेगी। उधर बीजेपी ने पूछा कि हिजाब पहनने वाली ममता हिंदू है भी या नहीं। तो रामनवमी पर अब बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। भगवान राम के नाम पर जुबानी जंग छिड़ती नजर आ रही है। किसी मुस्लिम के घर हमला हुआ तो एक्शन होगा, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और रामनवमी पर रैली पर रोक न लगाने की बात ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया और उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीजेपी अब सीधे तौर पर टीएमसी को निशाने पर ले रही है और ये पूछ रही है कि वो हिंदू हैं भी या नहीं। तो ममता ने रामनवमी को लेकर बीजेपी को चेताया कि कोई कानून हाथ में ना ले, सरकार राम के नाम पर दंगा बर्दाश्त नहीं करेगी। उधर हावड़ा में एक जुलूस में युवक हाथों में हथियार लहराते सड़कों पर निकले और ये जुलूस 2 किलोमीटर तक चला और पुलिस सख्ती से तैनात रही। मानिकपुर में विशाल शोभा यात्रा को लेकर पहले से सख्त तैनाती थी। ये हावड़ा में जुलूस की तस्वीरें हैं, जिसको अगर आप देखिए तो हाथों में हथियार थामे ये लोग नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब बवाल बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। धर्म के नाम पर अब संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। हावड़ा की सड़कों पर डीजे बज रहा है, हाथों में झंडे थामे, लेकिन सिर्फ झंडे नाच गाना यही नहीं है इस जुलूस में खास। इस जुलूस में अगर आप देखेंगे तो तलवारें लेकर लोग चल रहे हैं, जिसको लेकर कई सवाल अब पूछे जा रहे हैं। একজন গুন্ডা বলছেন টিভিতে রেকর্ড আছে, রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये जो सड़कों पर हुजूम सा उमड़ा है जुलूस में, इसमें सिर्फ डीजे और झंडे हाथ में नहीं है, हाथ में तलवारें भी हैं। पीछे ठीक है अनुपम, आपका रुख करें उससे पहले कुछ रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, आपको सुनवाते हैं। সেই কারণে কখনো মমতাময়ী, কখনো মমতা হিজাব পরা মমতা, কখনো মমতা বোরখা পরা মমতা, কখনো মমতা রোজা রাখা মমতা। তাই ওর ভেলকি জানা যাবে না, ও হিন্দু কিনা আমরা জানি না, কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা রাম ভক্ত। তাই রামের জন্য আমরা কালকে রাস্তায় নামবো, রামচন্দ্রের জন্য হাঁটবো, মিছিল করব, রামনবমী পালন করব। তাই আমি
আপনাদের সবাই বলবো এখান থেকে এমন আওয়াজ তুলুন যাতে মমতা ওখান থেকে বসে শুনতে পায়। अनुपम हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अनुपम, ये बवाल अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि ममता ये बताएं कि वो हिंदू हैं भी या नहीं है। जी देखिए अर्पिता, पिछले कई सालों से ही रामनवमी पर जो तनाव है वो पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है और इस बार तो पूरी तरह से, इस बार नहीं कहूंगा, 2021 से पूरी तरह से ही रामनवमी ने एक राजनीतिक रंग ले लिया है। इस बार विभिन्न हिंदू संगठनों की ओर से, उसमें विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच, बीजेपी भी शामिल है। लगभग 500 रैलियां इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में निकाली जा रही हैं। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी पीछे नहीं है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी रामनवमी पर कई जुलूस, कई रैलियां निकाली जा रही है। लेकिन अब जो मुद्दा है ये आरोप प्रत्यारोप के ऊपर आ गया है। एक तरफ भाजपा जो है वो लगातार प्रहार कर रही है। उनका कहना है, शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा, कई और नेताओं ने भी कहा कि रामनवमी के मौके पर ममता बनर्जी क्यों धरने पर बैठी है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रामनवमी है और ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई है। यही सवाल बीजेपी की ओर से लगातार उठाया जा रहा है कि अगर रामनवमी पर वो छुट्टी भी नहीं दे रही है, धरने पर बैठी है, तो ऐसे में वो हिंदू होने पर बताएं कि वो हिंदू है भी या नहीं। इस तरह की बातें, इस तरह के आरोप राहुल सिन्हा की ओर से कल लगाए गए हैं और शुभेंदु अधिकारी भी लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि रामनवमी के दिन वो धरने पर क्यों बैठी हुई है। वहीं ममता बनर्जी का कहना है कि वो रामनवमी के जुलूस या उसको तो रोकेंगी नहीं, बल्कि तृणमूल कांग्रेस भी इस बार रामनवमी के जुलूस निकालेगी। लेकिन चूंकि रमजान शुरू हो चुका है, रोजा चल रहा है, ऐसे में अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी कोई अटैक, आक्रमण होता है, तो वो सख्त से सख्त कदम उठाएंगी। जो कानून जिस तरह से काम करता है उसी तरह से काम करेगा। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति फिलहाल रामनवमी पर शुरू हो चुकी है, जो पिछले कई सालों से हम लगातार पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। क्योंकि आप ये कवर करते रहे हैं, ये जो जुलूस की तस्वीर हम देख रहे हैं, लोगों के हाथों में झंडे हैं, डीजे बज रहा है, लेकिन सिर्फ झंडे ही नहीं, हाथों में तलवार लेकर भी ये लोग गुजर रहे हैं। ये क्यों आखिर? जी देखिए, इसकी शुरुआत तो बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने खुद कर दी थी कुछ साल पहले, जब उन्होंने खुद तलवार भांजी थी रामनवमी के जुलूस पर। और उसी से एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये प्रचलन और चलन यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। रामनवमी के मौके पर लोग तलवार लेकर निकल रहे हैं। तो ये भी सवाल अब उठ रहा है कि आखिर जुलूस है, राम का जुलूस है, इसमें हथियार लेकर क्यों निकला जा रहा है। ये टीएमसी की ओर से जब पहली बार दिलीप घोष ने इस तरह तलवार भांजी थी तब भी उठाया गया था और लगातार हर साल टीएमसी की ओर से इस पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि तलवार लेकर क्यों निकला जा रहा है। यहां तक कि कई बार इस तरह से मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, जो लोग तलवार लेकर, हथियार लेकर निकल रहे हैं। लेकिन ये जो चलन है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये भी देखने को आ रहा है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। उधर धरने पर ममता अलग रंग में दिखी, जिसका जिक्र अनुपम कर रहे हैं। सियासी शोर यहां से कुछ ऐसा मचा कि दिल्ली तक गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ममता को दीदी और दीदी कहकर संबोधित किया था और कल धरने के दौरान ममता ने पीएम मोदी को नंदलाल कहकर संबोधित किया। ममता ने कहा कि अरे ओ नंदलाल, 1100 रुपए की गैस पर पके मुफ्त का चावल। ओए ओ नंदलाल, 1149 रुपया का गैस में बनते हैं, पक रहा है मुफ्त का चावल। और ये सरकार कैसे होता है वो तो बाबू हम लोग आने वाला दिन कह देंगे। उसको जाना है। हम अच्छा बढ़िया बात कहा ना, क्या भोजपुरिया का भी ये बढ़िया है ना, एकदम नंदलाल, घर का दुलाल, देश का दुलाल, महंगाई का दुलाल, LIC का दुलाल, एडी का दुलाल, सब लोगों को खत्म करने के लिए ओहे बाबू लाला, अब देश को क्या जाला। যে রাহুল গান্ধী যদি মোদি পদবীর লোকেদের চোর বলে এবং তার 2 বছরের শাস্তি হয়, তাহলে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী এই মাটিতে বাংলায় 2020-21-এ 10 বার কমপক্ষে সভা করে বলেছে দিদি ও দিদি। এটা মহিলাদের প্রতি অপমান নয়, এটা ব্যঙ্গাত্মক নয়, এটা কুরুচিকর নয়। তাহলে মোদি পদবী লোকেদের চোর বলে যদি রাহুল গান্ধীর 2 বছর জেল হয়, মহিলাদের অপমান করার পর ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রীর কেন 2 বছর জেল হবে না, আমরা প্রশ্ন করতে চাই।
तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये सिंबॉलिक तौर पर वॉशिंग मशीन को दिखाया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कोई कितना भी करप्ट हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, लेकिन बीजेपी की ये वॉशिंग मशीन सभी करप्ट लोगों को साफ कर देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेता बीजेपी में चले जाते हैं किसी और दल को छोड़कर, तो उन पर हो रही सारी कार्रवाइयों को रोक दिया जाता है, ना उन पर ईडी का शिकंजा कसा जाता है और ना ही सीबीआई उनके पीछे पड़ती है। और अब बढ़ रहे हैं आगे, बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जो पहले औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था, उपद्रव की गिरफ्त में आ गया है। ये संभाजी नगर के किराटपुरा में राम मंदिर के बाहर उपद्रवियों ने कुछ वाहनों में आग लगा दी, पथराव भी हुए। पुलिस के मुताबिक दो गुट के बीच किसी बात पर झगड़ा हुआ और देखते देखते पथराव और आगजनी शुरू हो गई। उपद्रव के बाद स्थानीय सांसद खुद राम मंदिर पहुंचे और वहां सब कुछ ठीक होने का दावा करते हुए एक वीडियो संदेश भी जारी किया। तो दो गुटों में बताया जा रहा है बवाल हुआ, पथराव हुआ, इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। कई गाड़ियों में बताया जा रहा आगजनी हुई। एक छोटे से विवाद किसी बात को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद वो इतना बढ़ गया कि आप देखिए वहां पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जबरदस्त बवाल, दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद ये विवाद इतना बढ़ गया कि आगजनी, हंगामे, नारेबाजी तक पहुंच गया। हालांकि पुलिस को जैसे सूचना मिली, इलाके में अभी शांति बहाल करने के लिए भारी तैनाती पुलिस बल की गई है और इसी के साथ साथ लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए भी कहा गया है। खुद वहां के नेता पहुंचकर मंदिर के अंदर से एक वीडियो बनाते नजर आए कि अगर किसी तरह की अफवाह बताई जा रही है या आपको मैसेज के माध्यम से जानकारी मिल रही है तो उस पर भरोसा ना करें। तो दो गुटों में बवाल की तस्वीरें दिखी जिसमें जमकर आगजनी हुई। रामनवमी के दिन देर रात 12:30 बजे महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दो ग्रुपों में झगड़ा हो जाता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि इस झगड़ा को छुड़ाने के लिए पुलिस को इस इलाके में आना पड़ता है। फिलहाल मैं औरंगाबाद में स्थित राम मंदिर जो किराड़पुरा इलाका है वहाँ पर मौजूद हूँ। कल देर रात यहाँ पर कई सारी जो पुलिस की गाड़ियाँ थी उन्हें जला दिया गया था। जिस तरह आप देख सकते हैं कि जली हुई गाड़ियों को यहाँ से ले तो जाया गया है, लेकिन जो गाड़ियों जली थी आज उन्हें साफ किया जा रहा है। फिलहाल मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बंदोबस्त भी दिखाई दे रहा है। साथ ही जब हमारी एसआरपी के जो सुपरिटेंडेंट है उनसे बात की गई तो उनका कहना है कि औरंगाबाद शहर में 4 एसआरपी की टुकड़ियाँ लगाई गई है और औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर का कहना है कि जो भी ये घटना अंजाम हुई है उसमें समाज कंटक जो भी है उन्हें सीसीटीवी की मदद से ढूंढा जाएगा और उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसरार चिश्ती, औरंगाबाद, आज तक। तो संभाजी नगर में दरअसल ये हिंसा भड़की, आगजनी हुई, बवाल, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल रात की तस्वीर है, तकरीबन 12:30 बजे दो गुटों में बवाल हुआ और ये बवाल इतना बढ़ गया कि वहां पर आगजनी हुई, वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए भारी तैनाती पुलिस बल की गई है। पुलिस का यह कहना है कि हालात अभी पूरी तरह से काबू में है, लेकिन अभी भी नजर पुलिस की बनी हुई है। यकीनन कुछ गड़बड़ ज़रूर हुई थी आज यहाँ पे किराड़पुरा इलाके में, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो राम मंदिर है वो राम मंदिर के अंदर किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है। यहाँ पर जितने भी कर्मचारी है, महिला है, पुरुष है, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। जितना भी हंगामा हुआ है उसमें ज़्यादातर जो नशा करने वाले लड़के थे, जो जिन्हें बटन प्लेयर कहते हैं, वो नशे की हालत के अंदर उन लोगों ने यहाँ पर एक आतंक मचाए थे। जो भी हुआ है मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है। मैं इस मौके के ऊपर यहाँ की जनता को ये आश्वासन देता हूँ कि हम सभी लोगों ने सभी त्यौहार उत्सव साथ में मिलकर मनाए हैं। आज रामनवमी का उत्सव है, रामनवमी का त्यौहार भी हम सभी लोग साथ में मिलकर मनाएंगे। रमज़ान है और यकीनन पुलिस ने जिन जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि चंद लोगों की वजह से अगर पूरे शहर का माहौल ख़राब होता है तो ये हम सिर्फ देख नहीं सकते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए राम मंदिर आप देखिएगा, राम मंदिर के अंदर कुछ नहीं हुआ है। राम मंदिर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, राम मंदिर पूरी तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर कोई अंदर नहीं आया है। यहाँ पर जितने
जितने कर्मचारी है इनके साथ कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पर अंदर आए ही नहीं है। और मैं पिछले 3 घंटे से यहाँ पर राम मंदिर के अंदर ही बैठा हुआ हूँ, ये ख्याल रखने के लिए कि मंदिर को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जो कर्मचारी है, महिलाएं हैं, पुरुष है, उनके साथ कोई गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। मैं लगातार उनको आश्वासन देता रहा कि मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा करके। अब मैं तमाम लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग शांति बनाए रखें। आज देर रात 12:30 बजे के करीब कुछ नौजवान लड़कों के बीच छोटी सी अनबन को लेकर बड़ी संख्या में कुछ समाज कंटक लोग यहाँ इकट्ठा हो गए थे किराड़पुरा में, और यहाँ उन्होंने स्टोन पेल्टिंग करी है। कुछ पुलिस के वाहन भी उन्होंने जलाए हैं, कुछ प्राइवेट वाहन जलाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों को बल का इस्तेमाल करके उनको यहाँ से निकाल दिया है। तो अभी यहाँ पूरी शांतता है। और आज दिन भर जो रामनवमी के निमित्त कार्यक्रम होने वाले हैं, वो सभी से मैं अपील करता हूँ कि आप शांति से उत्साह के साथ अपना कार्यक्रम सेलिब्रेट करिए। और पुलिस अपनी ओर से जो भी दंगाई थे, जो भी मिसचीफ करने वाले लोग थे, उन पर कड़क से कड़क कार्रवाई करेगी। और इस बीच संजय राउत ने निशाना साधा है सरकार पर और सीधे तौर पर यह सवाल पूछा कि आखिरकार कौन है इसके पीछे, इसका जवाब देना चाहिए। और आरोप भी इसी के साथ लगा दिया कि ये जो नकली शिवसेना है उसी का ये किया धरा है। तो संभाजी नगर हिंसा पर संजय राउत का बयान आया है। कल रात दरअसल 12:30 बजे की घटना है जब 2 गुटों में विवाद शुरू होता है और ये विवाद इतना बढ़ जाता है कि वहां आगजनी तक की नौबत आ जाती है। अब संजय राउत पूछ रहे हैं कि सरकार को ये पता होना चाहिए कि ये किया तो किया किसने, और जो भी इसके पीछे गुनहगारों को सजा मिले। नकली शिवसेना ये सब कुछ कर रही है। उधर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के ही जलगांव में पालकी यात्रा में भी बवाल हो गया। आरोप है कि यात्रा पर पत्थर फेंकने के बाद 2 गुटों में विवाद बढ़ गया और इस हादसे में कई लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि जलगांव जिले में नमाज के दौरान मस्जिद के बाहर गाना बजाने को लेकर 2 गुटों में झड़प हुई। पुलिस एक्शन के बाद 45 लोग हिरासत में लिए गए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर खड़ी गाड़ियों को किस कदर तोड़ा फोड़ा गया, उनके शीशे तोड़ दिए गए हैं। जो भी वहां पर गाड़ियां थी उनके साथ यही किया गया है। नमाज के दौरान संगीत को लेकर दरअसल ये विवाद 2 गुटों के बीच में हुआ। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। 45 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र की ही ये घटना है जलगांव की। यहां पर भी 2 गुटों के बीच टकराव, हिंसा और हमला बवाल देखने को मिला। 45 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये स्थिति बिगड़ी तो कैसे बिगड़ी। नमाज के दौरान ये जानकारी मिल रही है कि संगीत बज रहा था, जिसको लेकर ही 2 गुट आपस में भिड़ गए और उसके बाद जो भी रास्ते में गाड़ियां दिखती नजर आई, सब पे तोड़फोड़ करते नजर आए। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक छात्र के कमरे से हथियार मिलने से हड़कंप मच गया। हॉल में अवैध हथियार मिलने के बाद कैंपस में कोहराम है। बीजेपी एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने तो टूक चिताया कि कोई गुंडागर्दी करेगा, कट्टा कल्चर चलाएगा तो जमीन में मिला दिया जाएगा। एएमयू में पहले ही कई मुद्दों पर बीजेपी नेता गरजते रहे हैं और अब मसला अवैध हथियार की बरामदगी का है। एक मिनट आगे यूनिवर्सिटी के हॉल में चेकिंग के दौरान डॉक्टरल टीम द्वारा एक कमरे से अवैध तमंचा व कुछ जिंदा कारतूस बरामद। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। भगोड़ा अमृतपाल अब अंतरराष्ट्रीय साजिश का प्लान बना रहा है। इसके भड़काऊ टेप को ब्रिटेन के सोशल मीडिया हैंडल ने अपलोड करके माहौल बिगाड़ने की साजिश रची। अमृतपाल भेष बदलने से लेकर बिजली की रफ्तार से भाग निकलने में भी माहिर है। एक दिन पहले पुलिस ने उस पर हाथ तो डाल दिया, लेकिन वो फिर खेतों में भाग निकला और अब पुलिस जाल बिछाए बैठी है। आगे आगे अमृतपाल, पीछे पीछे पुलिस। चूहे बिल्ली का खेल आपने बचपन में खेला होगा। कुछ ऐसा ही खेल अमृतपाल और पंजाब पुलिस के बीच चल रहा है। अमृतपाल और उसका साथी पप्पल प्रीत मिलकर पुलिस को अपने पीछे पीछे भगा रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर पिछले 12 दिनों से अमृतपाल कैसे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की टीम को चकमा देता रहा है। अब अमृतपाल को लेकर
एक और बड़ा खुलासा हुआ है और वो है अमृतपाल ने पंजाब से भागने के बाद लेडी नेटवर्क का ज्यादा इस्तेमाल किया। पप्पल प्रीत की कई महिला दोस्त हैं जो उसकी बेहद करीबी है। अमृतपाल और पप्पल प्रीत सबसे पहले लेडी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए पटियाला में रुके। फिर पप्पल प्रीत ने हरियाणा में मौजूद अपनी करीबी दोस्त के घर पर शरण ली। दिल्ली में भी पप्पल प्रीत अमृतपाल को लेकर अपनी महिला दोस्त के पास पहुंचा था। पप्पल प्रीत ने हरियाणा में अपनी महिला दोस्त के भाई का फोन भी इस्तेमाल किया और अपने करीबियों से अमृतपाल और पप्पल प्रीत ने बात करके नई प्लानिंग की। आगे कैसे भागना है, पुलिस को कैसे चकमा देना है। बलजीत, अमृतपाल कैसे आपसे मिला था? जो हमारे जानकार थे पप्पल प्रीत सिंह, जिनको मैं मतलब इंस्टाग्राम के माध्यम से जानती थी, लेट नाइट आए थे। उन्होंने खाना खाया, उसके बाद हमें पता चला कि वो हैं, वो नॉर्मल रह रहे थे। उनके बाद फिर उन्होंने हमारे मतलब फोन भी यूज किए। पप्पल प्रीत की तकरीबन 10 से ज्यादा महिला दोस्त एजेंसियों के रडार पर थी। इन सब का फोन और सोशल मीडिया अकाउंट सर्विलांस पर था। हरियाणा में जब पप्पल प्रीत की महिला दोस्त गिरफ्तार हुई, उसके बाद दोनों अलर्ट हुए और फिर रुकने और ठहरने का तरीका बदला। अमृतपाल और पप्पल प्रीत ने कभी खुद के फोन का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जिनके यहाँ छुपे या फिर रास्ते पर चलते लोगों का फोन इस्तेमाल किया। आज तक ब्यूरो। अमृतपाल पंजाब के शहर शहर घूम रहा है, पुलिस और सरकार को चुनौती दे रहा है और धर्म कार्ड खेल रहा है। यहां तक कि अमृतपाल अब सरेंडर के लिए शर्तें भी रख रहा है। कहीं और से अपलोड किए गए वीडियो में अमृतपाल ने धर्म का भरपूर दांव चला। आखिर क्या है अमृतपाल के सुरक्षित भागते रहने का सच? क्या है अमृतपाल की मददगार लेडी नेटवर्क की इनसाइड स्टोरी? इस खास रिपोर्ट में हर खुलासे देखिए। वांटेड अमृतपाल का सरेंडर वाला ड्रामा होशियारपुर में दिखा, अमृतसर में छिपा। गिरफ्तारी का डर तो सरेंडर की रखी शर्त। पंजाब पुलिस का नॉन स्टॉप एक्शन जारी। वांटेड अमृतपाल ने किया वीडियो जारी। 12 दिन से पंजाब पुलिस का ऑपरेशन अमृतपाल जारी। जैसे ही अमृतपाल चारों तरफ से घिरा और समझ गया कि अब गिरफ्तारी से बचना नामुमकिन है, भगोड़े अमृतपाल ने नया पैतरा चल दिया। पैतरा नंबर 1, आत्मसमर्पण की पेशकश। पैतरा नंबर 2, भड़काऊ वीडियो संदेश। मोस्ट वांटेड अमृतपाल के वीडियो मैसेज को डिकोड करें उससे पहले अपनी गिरफ्तारी को लेकर अमृतपाल क्या बोल रहा है, गौर से सुनिए। कि जिहड़ी गिरफ्तारी की गल है वो सतगुरु सच्चे पातशाह दे हत्थ है। मैं चढ़दी कलां च हां, कोई मेरा वाल विंगा नहीं कर सकिया। सतगुरु सच्चे पातशाह ने बिखड़े पैंडे ते तोरिया, प्रीख्या लई है, पर उस मालक ने चोजी प्रीतम ने बहुत साथ दिता है। ऐसा उन्हें मेरी कृपा की है कि जिहड़ी बयान तो बाहर है, एडे वड्डे घेरे तो निकल जाना, ये बड़ी बड़ी दयानंदारी सी सतगुरु सच्चे पातशाह दी। अमृतपाल का झूठ समझिए। वीडियो में दावा करता है कि गिरफ्तारी से नहीं डरता, लेकिन ये वही अमृतपाल है जो 18 मार्च को गिरफ्तारी से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है। ये वही अमृतपाल है जो अपना हुलिया बदल बदल कर एक शहर से दूसरे शहर भागता घूम रहा है। पुलिस के खुफिया इनपुट के मुताबिक इस वक्त अमृतसर में ही कहीं अंडरग्राउंड है और एक धार्मिक नेता की मदद से आत्मसमर्पण की जुगत में लगा है। अमृतसर पुलिस ने अमृतपाल का पोस्टर जारी किया तो वहीं पुलिस ने गोल्डन टेम्पल के आसपास की सुरक्षा बढ़ा दी। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस ने पूरी ताकत झोंक दी और इसी बीच अमृतपाल ने वीडियो मैसेज के जरिए पंजाब का माहौल बिगाड़ने के लिए वीडियो जारी किया। ऐसा क्यों, समझ लीजिए। नंबर 1, अमृतपाल ने लोगों को भड़काने की नई चाल चली है। नंबर 2, पंजाब पुलिस और सरकार को सीधी चुनौती दी है। नंबर 3, धर्म के नाम पर लोगों को पुलिस के खिलाफ उकसाया है। नंबर 4, दुनिया भर के सिख धर्मगुरुओं से मदद की अपील की है। नंबर 5, खालिस्तानियों को प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दिया। और नंबर 6, पंजाब सरकार के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। आपने भगोड़े अमृतपाल की ये बात सुनी। ये रिकॉर्डेड वीडियो प्लांटेड और स्क्रिप्टेड है। दरअसल 18 मार्च को अमृतपाल पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भागा, अपना हुलिया बदला, पैंट शर्ट में दिखा, दिल्ली में बिना पगड़ी के नजर आया, लेकिन जब वीडियो बनाया तो बाकायदा सिख धर्म गुरु के लिबास में नजर आया। यानी ये सब अमृतपाल के प्लान का हिस्सा है। अमृतपाल इमोशनल कार्ड खेलता है, जुबान पर धर्म है लेकिन दिल में खालिस्तान वाली सोच। तभी तो लंदन में तिरंगे का अपमान करने वाले
खालिस्तानियों को अमृतपाल शुक्रिया बोलना नहीं भूलता। भले ही अमृतपाल हर दिन नया पैंतरा आजमा रहा हो, लेकिन अब कानून के लंबे हाथों से अमृतपाल का बचना असंभव है। सत्येंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। अमृतपाल पंजाब के शहर शहर घूम रहा है, पुलिस और सरकार को चुनौती दे रहा है और धर्मकाट खेल रहा है। यहां तक कि अमृतपाल अब सरेंडर के लिए शर्तें भी रख रहा है। कहीं और से अपलोड किए गए वीडियो में अमृतपाल ने धर्म का भरपूर दांव चला है। तारीख 28 मार्च 2023, वक्त शाम के 7:45, जगह मनाइया गांव, होशियारपुर। चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस, पूरे गांव की नाकेबंदी, एक एक घर की तलाशी, किसी को गांव छोड़कर जाने की इजाजत नहीं। पुलिस इसी गांव में इनोवा में सवार मोस्ट वांटेड अमृतपाल का पीछा करते करते पहुंची थी और सर्च ऑपरेशन में अमृतपाल का क्या हुआ, क्या है अमृतपाल का मनाइया गांव से कनेक्शन, अमृतपाल के राजदार से क्या मिला था सुराग। ऑपरेशन मोस्ट वांटेड की इनसाइड स्टोरी। आगे आगे मोस्ट वांटेड अमृतपाल और पीछे पीछे पुलिस की टीम। हुआ यूं कि होशियारपुर में इनोवा कार में सवार अमृतपाल पुलिस बैरिकेडिंग को जंप करके भागा था। इनोवा कार को जोगा सिंह चला रहा था, जबकि अमृतपाल और पप्पल प्रीत साथ में मौजूद थे। बड़ी बात यह है कि अमृतपाल की गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी चल रही थी। पुलिस के मुताबिक अमृतपाल की गाड़ी मनाइया गांव में घुसी। हूबहू फिल्मी अंदाज में जोगा सिंह तेज स्पीड में इनोवा को एक गुरुद्वारे के अंदर ले गया। दावा यही है कि गाड़ी छोड़कर अमृतपाल, पप्पल प्रीत और जोगा सिंह खेतों की ओर भाग निकले। पुलिस जब इनोवा के पास पहुंची तो गाड़ी खाली थी। आनन फानन में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गांव में अमृतपाल तो नहीं मिला, लेकिन दूसरी गाड़ी में सवार 2 गुर्गे पकड़े गए। गांव में अमृतपाल और पुलिस का आमना सामना हुआ। पुलिस ने करीब 40 किलोमीटर तक अमृतपाल की गाड़ी को चेज किया, लेकिन अमृतपाल एक बार फिर पंजाब पुलिस की आंखों के सामने से 9-2-11 हो गया। पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रहा। पुलिस को अमृतपाल की इनोवा मिल गई, लेकिन वो गांव के आसपास नहीं मिला। नाइया कला, वहां पर कल रात को भी घर घर में तलाशी ली गई थी। इसके अलावा अब भी अगर बात करें तो पंजाब पुलिस के तमाम जवान आप देख सकते हैं। इसके अलावा पीछे पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आप देख सकते हैं। ये लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं, जगह जगह पर जाकर दबिश दे रहे हैं और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करने के बाद आप देख सकते हैं कि जगह जगह सघन तलाशी अभियान पंजाब पुलिस ने छेड़ा हुआ है। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, होशियारपुर, आज तक। तो अमृतपाल का फरारी मसला अब पंजाब की सियासत में उबाल ला रहा है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार सरकार को चिता रहे हैं, तो वीडियो में भी अमृतपाल जिक्र कर रहा है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और सिख धर्मगुरु के बीच ट्विटर वॉर छिड़ा हुआ है। फरार होने के 12वें दिन अमृतपाल पंजाब के होशियारपुर में एक बार फिर से पुलिस की आंखों से ओझल हो जाता है। उसके बाद अमृतपाल के सरेंडर करने की खबर आती है और सूत्रों से सरेंडर में भी अमृतपाल 3 शर्तें रखने की बात करता है। पहली शर्त, पुलिस कस्टडी में उसके साथ मारपीट ना की जाए। दूसरी शर्त, उसे सिर्फ पंजाब की जेल में ही रखा जाए। तीसरी शर्त, उसके सरेंडर को गिरफ्तारी ना बताया जाए। ऐसे में 12 दिन तक अमृतपाल के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने वाली पंजाब पुलिस सवालों के कटघरे में खड़ी है। तो पंजाब सरकार एक तरफ तो अमृतपाल की गिरफ्तारी पर घिर रही है, दूसरी तरफ उसे अमृतपाल ऑपरेशन के दौरान 353 लोगों की गिरफ्तारी को लेकर चेतावनी मिल रही है। जी हां, अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार हरप्रीत सिंह ने पंजाब सरकार को अल्टीमेटम दिया है। जत्थेदार ने पकड़े गए सिख युवाओं को 24 घंटे के भीतर रिहा करने की मांग की। जत्थेदार ने कहा कि अगर हिरासत में लिए गए लोगों को 24 घंटे के भीतर रिहा नहीं किया गया तो सिख संगठन इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। अकाल तख्त की धमकी पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जवाब दिया और राजनीति से दूर रहने की सलाह दी। भगवंत मान ने जत्थेदार पर बादल परिवार का पक्ष लेने का भी आरोप लगाया। जत्थेदार श्री अकाल तख्त साहिब जी
आप और सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बादल परिवार का पक्ष लेते रहे हैं। बादल परिवार ने कई जत्थेदारों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया है। अच्छा होता कि आप बेअदबी और श्री गुरु ग्रंथ साहिब के गायब स्वरूपों के लिए अल्टीमेटम जारी करते, न कि हंसते बसते लोगों को भड़काने के लिए। हम आपको बता दें कि अकाली दल ने वकीलों का एक पैनल तैयार किया है जो कह रहा है कि ऑपरेशन अमृतपाल के तहत पकड़े गए लोगों का हम केस फ्री में लड़ेंगे। लेकिन जैसे ही पंजाब के सीएम भगवंत मान ने ट्वीट किया, जत्थेदार ने फिर से पलटवार किया। भगवंत मान जी, जैसे आप पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं, वैसे ही मैं भी अपनी कौम का सच्चा प्रतिनिधि हूँ। मेरे पास भी ये अधिकार है कि मैं अपनी कौम के निर्दोष युवाओं के अधिकारों के बारे में बात करूँ। ये मेरा फर्ज भी है। आप सही हैं कि अक्सर निर्दोष धार्मिक युवाओं का इस्तेमाल राजनीतिक लोग करते हैं। मुझे इस बारे में खूब पता है। लेकिन आप भी ध्यान रखो कि अपनी सियासी रोटियां सेकने के लिए आप जैसे राजनीतिक लोगों का कुछ और राजनीतिक लोग ही इस्तेमाल न कर जाएं। जत्थेदार यहीं नहीं रुके, भगवंत मान पर एक और प्रहार किया। हम राजनीति पर बाद में बात कर लेंगे, पहले आओ मिलकर पंजाब बचाएं और उन माओं को उनके निर्दोष बेटों से मिलाएं जिन्हें जेल में डाल दिया गया। ईश्वर सबका कल्याण करे। हम आपको बता दें कि डीजीपी गौरव यादव के मुताबिक अमृतपाल को पकड़ने के लिए चलाए गए ऑपरेशन के दौरान पूरे राज्य में 353 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 197 लोगों को रिहा कर दिया गया है। वहीं 40 के खिलाफ आपराधिक गतिविधि के सबूत मिले हैं। अमृतसर से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो।